हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम बात करेंगे क्लास 9 के अध्याय 6 जिसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद के दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का हल जाना था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसका लिंक सर्च कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मैं उसका लिंक जो है आई बटन पर भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप इसका PDF भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिना पासवर्ड के। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को ज्वाइन करना होगा। साथ ही साथ आप इसे डिस्क्रिप्शन में से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में भारत के जनजातियों के जीवन पर प्रकाश डालें। यानी 18वीं शताब्दी में भारत में जो जनजाति लोग थे कैसे जीवन जीते थे। आइए इसका उत्तर देखते हैं। लिखेंगे, भारत के वनों में अनेक जनजातियां और जातियां निवास करती है। आदिवासियों और वनों के बीच एक सहयोगी संबंध है। 18वीं शताब्दी में विदेशियों के आगमन से इनके जीवन शैली में परिवर्तन आए जो इस प्रकार है। यानी आदिवासी और जंगल दोनों एक दूसरे से बहुत ही गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब अंग्रेज आए तो इनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। अब उन्हीं परिवर्तनों को हम एक एक करके देखते हैं। पहला है राजनैतिक जीवन, यानी इनके राजनैतिक जीवन हम लोग देखते हैं। लिखेंगे, आदिवासी समाज कबीलों में बटा था। प्रत्येक कबीले का प्रधान मुखिया होता था जो कबीले की सुरक्षा देने का भार अपने ऊपर लेता था। इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता था। इसमें वैधानिक, न्यायिक और कार्यपालिक शक्तियां निहित थी। राजस्व वसूली के लिए सिंहभूम में मानकी मुंडा प्रणाली थी। संथाल परगना में माझी परगनौर प्रणाली थी। अंग्रेजों द्वारा जब इनका शोषण होने लगा तो क्रांति और विद्रोह की भावना का विकास हुआ। यानी इनका राजनीतिक जीवन जो था वो ये था कि इनका प्रधान जो होता था वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता था, क्योंकि उसके ऊपर कबीले की सुरक्षा की जिम्मेवारी होती थी। और सत्ता जो थी वो विकेंद्रीकृत थी, यानी सभी शक्तियाँ उसी मुखिया के पास रहती थी। जैसे कानून बनाना है, उसे लागू कराना है, या जो भी कोई भी कार्यपालिक शक्तियाँ जो कोई भी काम करना है, सब के सब के मूल में जो है वो कबीले का प्रधान ही हुआ करता था। दूसरा हम लोग देखेंगे सामाजिक जीवन। आदिवासी सीधे साधे प्रकृति के होते थे। इनके सामाजिक जीवन में नृत्य, गान, शिकार की अभिरुचि बहुत है। यहाँ बहुत होना चाहिए। सरहुल इनका प्रमुख त्यौहार है। 18वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने जंगलों की कटाई एवं शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे सामाजिक जीवन पर गहरा असर पड़ा। यानी आदिवासी बहुत सीधे साधे होते हैं। ये किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ना ही बर्दाश्त करते हैं। ये लोग जीवन में मनोरंजन के लिए नृत्य, गान और शिकार करते हैं। सरहुल इनका प्रमुख त्यौहार है। लेकिन 18वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने जो है इनके जीवन में घुसपैठ करी, और घुसपैठ करने के बाद फिर उन्होंने तरह तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू किए। जैसे शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि ये छोटे छोटे जानवर तीतर बतेर को मारा करते थे, लेकिन इन्होंने जब उन चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया तो इनके जीवन पे गहरा असर पड़ा। अगला है आर्थिक जीवन। तो आर्थिक के आधार निम्नलिखित थे। कृषि, ये जगह बदल बदल कर खेती काज करते थे। झूम पोड़ू विधि से खेती करते थे। अन्य व्यापार जैसे हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे एवं रबर का व्यापार भी करते थे। यानी खेती के साथ साथ ये लोग व्यापार भी करते थे। उद्योग, लाह उद्योगों का विकास काफ़ी विकसित था, लेकिन उपनिवेश विस्तार की भावना से
डाइट्रिच बंडिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित कर आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया। आदिवासियों के आर्थिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। ये लोग लाह उद्योग भी चलाते थे, लेकिन जब इनको जंगल में जाने से रोक दिया गया भारतीय वन अधिनियम के द्वारा, तो इनके जीवन पर गहरा असर पड़ा। अगला है धार्मिक जीवन। आदिवासी क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ। इन लोगों ने शिक्षा और पैसे की बदौलत आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करना आरंभ किया। इससे इनमें कुछ सुधार तो अवश्य हुआ, पर जो धर्म परिवर्तन नहीं कर सके एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। इससे आदिवासियों में धार्मिक असंतोष बढ़ा। यानी ईसाई मिशनरियों ने ये कहा कि हम आपकी शिक्षा देंगे और इस तरह से आपका जीवन स्तर सुधर जाएगा। बदले में उन्होंने आदिवासियों को पैसे भी देना शुरू किया और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराना आरंभ कर दिया। तो जिन आदिवासियों ने पैसे लेकर के धर्म परिवर्तन किया, उनकी जीवन स्थिति में सुधार हुआ। अब वे लोग ही अपने आदिवासी भाइयों से नफरत करने लगे। इस तरह से इन आदिवासियों में अंग्रेजों के लिए असंतोष बढ़ा। दूसरा प्रश्न है, तिलका माझी कौन थे? उसने आदिवासी क्षेत्र के लिए क्या किया? उत्तर लिखेंगे, तिलका माझी एक जनजाति था। इसका जन्म 1750 में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। वो भारत का पहला संथाली था जिसने न सिर्फ अपने जमींदारों के शोषण के विरुद्ध बल्कि भू राजस्व की राशि कम कराने के लिए एवं किसानों की भूमि जमींदारों से छुड़वाने के लिए सशस्त्र विद्रोह किए। यानी तिलका माझी पहला ऐसा संथाली था जिसने अंग्रेजों के साथ जो है विरोध वो भी सशस्त्र रूप से किया। अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना गई थी। अतः तिलक माझी ने तिलकपुर जंगल में अपना कार्य क्षेत्र बनाया। भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर, जिसका नाम था अगस्त क्लेवेलैंड, पर उसने सशस्त्र प्रहार किया। क्लेवेलैंड पर चलाने वाला वह तीर एवं धनुष से सन 1784 ईस्वी में उसे जख्मी किया, जिसके बाद कलेक्टर साहब की मृत्यु हो गई। तिलका माझी भी पकड़ लिया गया और उसे भागलपुर में बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर सन 1785 ईस्वी में फांसी दे दी गई। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि तिलका माझी ने किस तरह से अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। तीसरा प्रश्न है, संथाल विद्रोह से आप क्या समझते हैं? सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में इनकी क्या भूमिका थी? उत्तर लिखेंगे, आदिवासियों द्वारा किए गए विद्रोह में संथाल का विद्रोह अत्यंत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह विद्रोह संथाल क्षेत्र में हुई और फिर यहीं से विद्रोहियों ने आगे चलकर 1857 ईस्वी की क्रांति को प्रभावित किया। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन ए को कहलाता है। यह संथाल बहुत क्षेत्र है। अंग्रेजों द्वारा उत्प्रेरित होकर भगना डी गांव के चुल्लू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कांदू, चांद और भैरव ने विद्रोह किया। 1854 ईस्वी तक आते आते आदिवासियों ने चिरस्थायी प्रतिबंध द्वारा अत्यधिक राजस्व वसूली, सामाजिक प्रतिबंध और कई तरह के आर्थिक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए कई सभाओं का आयोजन करना आरंभ कर दिया। 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव के संथाल की एक सभा हुई, जिसमें 400 गांवों के लगभग 10,000 संथाल अस्त्र शस्त्र के साथ जमा हुए और सभा में ठाकुर यानी सिद्धू का आदेश पढ़कर सुनाया गया। जमींदारी, महाजनी और सरकारी अत्याचारों का विरोध करना है। अंग्रेजी रोज को समाप्त कर सतयुग का राज, न्याय और धर्म पर अपना राज करने के लिए खुला विद्रोह किया जाए। सिद्धू और कानून ने स्वतंत्रता की घोषणा भी की। अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं, कोई हाकिम नहीं, संथाल राज स्थापित हो गया है। यह था संथालों का संकल्प और संथाल विद्रोह का बिगुल चलता रहा और अंग्रेजों द्वारा दमन होता रहा। यद्यपि संथाल का विद्रोह का दमन हो गया, लगभग 20,000 संथाल मारे गए, सैकड़ों गांव जला डाले गए, सिद्धू और कांधू मारे गए। 1857 ईस्वी के विद्रोह में इनकी बड़ी भूमिका रही। जब
1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई, तब ये संथाल विद्रोहियों के साथ थे और अंग्रेजों के खिलाफ उनका साथ दे रहे थे। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध उसने क्या किया? उत्तर लिखेंगे, मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध वह चिंतित था। औपनिवेशिक शासन के भू राजस्व प्रणाली, न्याय प्रणाली एवं शोषणपूर्ण नीतियों का समर्थन करने वाले जमींदारों के प्रति आक्रोशित हुआ। उसने धर्म से प्रभावित होकर अपने को सन 1895 ईस्वी में ईश्वर का दूत घोषित कर दिया। धार्मिकता को हथियार बनाकर मुंडा ने सभी आदिवासियों को एकता के सूत्र में बांधना शुरू किया। 25 दिसंबर सन 1899 को उसने ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण किया, पर 8 जनवरी सन 1900 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा बुरी तरह विद्रोह को कुचल दिया गया। इसमें 200 पुरुष और महिला मारे गए, 300 लोग बंदी बना लिए गए। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए सरकार की तरफ से 500 रुपये इनाम की घोषणा की गई। फलस्वरूप 3 मार्च सन 1900 ईस्वी को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे रांची जेल में भेज दिया गया, जहां हैजा की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा के विद्रोह को कुचल दिया गया, पर ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि जब तक आदिवासियों के असंतोष को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक आदिवासी क्षेत्र में कुशलतापूर्वक शासन नहीं कर पाएगा। बिरसा आंदोलन से जनजातियों के बीच एक जिम्मेदार एवं उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ। आदिवासियों के लिए कई सुधारात्मक कार्य सरकार द्वारा किए गए। आज का अंतिम प्रश्न है, वे कौन से कारण थे जिन्होंने अंग्रेजों को वन्य समाज में हस्तक्षेप की नीति अपनाने के लिए बाध्य किया? आइए देखते हैं इसका उत्तर। अंग्रेजों को वन्य समाज में हस्तक्षेप की नीति अपनाने के निम्नलिखित कारण थे। पहला है ब्रिटिश शासन की आवश्यकता की पूर्ति। 19वीं शताब्दी के आते आते अंग्रेजों ने रेल की पटरियां और रेल के डिब्बे की सीट बनाने के लिए जंगलों की कटाई शुरू कर दी, जिससे आदिवासी जीवन पर कुठाराघात हुआ। डाइट्रिच बेंडिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने 1864 में वन सेवा की स्थापना की तथा 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित कर आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया गया। जंगल की लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षित किया गया। दूसरा है आदिवासियों द्वारा मुफ्त उपयोग। अंग्रेजों को वन्य समाज में हस्तक्षेप की नीति अपनाने का दूसरा कारण था आदिवासियों द्वारा जंगल का मुफ्त उपयोग करना। भोजन, ईंधन, लकड़ी, घरेलू सामग्री ये वनों से प्राप्त करते थे तथा हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, रबर का व्यापार, लाह उद्योग ये सभी आदिवासी खुद करते थे। अंग्रेजों ने इन सभी पर प्रतिबंध लगाकर खुद का व्यापार करना चाहते थे, अतः वन्य उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तीसरा है वन्य प्रदेश में से राजस्व की वसूली। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व इन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। आदिवासी कृषि पर आधारित थे एवं वन से उत्पादित वस्तुओं पर आधारित थे। अंग्रेजों ने इनकी कबीलों के सरदारों को जमींदार बना दिया और समस्त प्रदेश में भू राजस्व लगा दिया, जिसकी वसूली बड़ी कड़ाई से की जाती थी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले चैप्टर के बारे में जानेंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई क्यूरी हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।